नमस्ते बच्चों, ठीक हो आप सब? अपनी तबीयत का ध्यान रखिए बच्चों। आज हम इस सेशन में 10th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 10 नीति दोहे का अध्ययन करेंगे। आप आपका 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी का द्वितीय भाषा हिंदी का पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक खोलिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 खोलिए बच्चों, ओके ना। और पाठ का नाम है, ये इकाई 4 यानी 4th यूनिट से लिया हुआ पाठ है। और पाठ का नाम है विके लेसन 10, ओके। और पार्ट 1 का अध्ययन हम कर रहे हैं। पाठ का नाम है नीति दोहे। नीति दोहे, ओके। और इसमें नीति के दोहे रहीम और बिहारी के हैं। रहीम और बिहारी, रहीम जी के दोहे हैं और बिहारी जी के दोहे हैं। इनका हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे बच्चों। आपका स्टडी मटेरियल, हिंदी स्टडी मटेरियल और क्लास वर्क भी बाजू में रख लीजिए। पेज नंबर 57 देखिए, उन्मुखीकरण। हल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नभ जाते। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नभ जाते। बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते। बनो वृक्ष फलदार, नम्रता से जीवन सरसाओ। बुलबुल मीठा बोले, कोयल प्यार सभी से पाए। पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए। बुलबुल कोयल बनो, न बोली कौवे की अपनाओ। बहुत सुंदर दोहा, बहुत सुंदर है बच्चों, जिसका अर्थ है फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नव जाते। नव जाना यानी झुकना। जिस पेड़ों को फल लगते हैं ऐसे फल वाले पेड़ धरती तक झुक जाते हैं, यानी फलों से लदे हुए हैं और उनकी टहनियाँ ब्रांचेस फलों के वजन के कारण धरती की ओर झुक जाते हैं। नव जाना यानी झुक जाते हैं। और बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते। जिन पेड़ों को, जिन वृक्षों को फल नहीं होते वे व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते हैं। देखो, जिसको फल होता है, जो मानव के परोपकारी है, मानव को अन्न देते हैं, ऐसे फल वाले पेड़ धरती की ओर झुक जाते हैं नम्रता से। और बिन फल देने वाले, बगैर फल देने वाले पेड़ घमंड से, गर्व से ऐसे ही अकड़ दिखाते हैं। तो आपको कहा है यहाँ पर बनो वृक्ष फलदार। बच्चों, आपको कहा है यहाँ पर आप बनो वृक्ष फलदार, फल देने वाले वृक्ष बनो आप। और नम्रता से जीवन बिताओ, नम्रता से जीवन बिताओ। बुलबुल मीठा बोलती है, बुलबुल की बोली मीठी होती है, सब लोग पसंद करते हैं। कोयल प्यार सभी से पाए, और कोयल की बोली भी मीठी होती है, इसलिए बुलबुल और कोयल सभी से प्यार पाते हैं। पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए। कौवे की बोली को कोई पसंद नहीं करता। कौवा जब चिल्लाता है सब लोग उसका अपमान करते हैं। कौवे की बोली कौवे को अपमानित करती है। बुलबुल कोयल बनो आप छात्राओं, क्या बनना है आपको? बुलबुल और कोयल बनो आप। न बोली कौवे की अपनाओ, कौवे की जैसी बोली को आप लोग मत अपनाओ। इस तरह से इसका भाव है बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया। इसके नीचे देखिए 3 प्रश्न दिए हैं। एक बार आप उन 3 प्रश्नों को पढ़िए, फिर मैं आकर आपको प्रश्नों के उत्तर सहित आपको समझाऊंगी। एक बार उन्मुखीकरण की ये जो दोहे दिए हैं उसको पढ़िए बच्चों।
पढ़ लिया। अब देखिए उसके नीचे 3 प्रश्न दिए हैं। कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? उत्तर इस तरह से लिखना है बच्चों। कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में कहा है कि बिना फल वाले वृक्ष नहीं झुक जाते, वे सीधा खड़े होकर अपने अकड़ दिखाते हैं। ये वृक्ष विनम्र नहीं होकर दर्प गर्व दिखाते हैं। और दूसरा प्रश्न है, फलदार वृक्ष की विशेषता बताइए। फल होने वाले यानी फलदार वृक्ष की विशेषता बताइए। उत्तर इस तरह लिखिए। कवि कहता है कि फलदार वृक्ष धरती तक झुके रहते हैं, अपने ऊपर फलों का भार रहने पर भी ये झुके रहते हैं। तब कोई भी आदमी आसानी से उन फलों को काट लेता है, अपनी भूख मिटा लेता है। ऐसे वृक्ष दूसरों की सहायता करते हैं। विनम्रता की भावना व्यक्ति को महान बनाती है। आहा, कितना सुंदर है इसका भाव। तो बच्चों देखिए, फलदार वृक्ष फलों के वजन के कारण धरती की ओर झुक जाते हैं और मनुष्य उसे आसानी से फल तोड़ लेकर अपनी भूख मिटाता है। इस तरह फलदार वृक्ष दूसरों की सहायता करते हैं, विनम्रता से रहते हैं। उसी तरह हमें भी फलदार वृक्षों के गुणों को अपनाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, बुलबुल और कौवे में अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्क, अंतर यानी डिफरेंस बताना। उत्तर इस तरह लिखिए। बुलबुल और कौवे देखने में एक ही रंग का है। बुलबुल और कौवे एक ही रंग में होते देखने में, लेकिन बुलबुल मधुर स्वर से गाती है और कर्कश ध्वनि में कौवा काव काव करता है। बुलबुल की ध्वनि सुनने से आनंदमय होता है, जबकि कौवे की ध्वनि कर्ण कठोर में होती है। यही इन दोनों में अंतर है। तो इस तरह से सारे प्रश्न उत्तर सहित आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं बच्चों। एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर उसे अपने स्वयं शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। इस पाठ के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। अगला भाग है उद्देश्य। नीति दोहों को इस पाठ्य पुस्तक में देने की पूछे क्या उद्देश्य है वो देखेंगे। छात्रों को काव्य रचना में दोहों से परिचित कराना, सृजन करने की प्रेरणा देना और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों को पाठ्यपुस्तक में दोहे, नीति दोहे देने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में छात्रों की रचना से छात्रों को काव्य रचना से यानी दोहों की रचना से छात्रों को परिचित कराना, इस तरह के दोहे लिखने के लिए उन्हें भी प्रेरित करना और दोहों में जो मॉरल वैल्यूज, नीति मूल्य होते हैं वह छात्रों में को समझाना और छात्रों के चरित्र में नीति मूल्यों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों। और विधा विशेष देखिए। पद्य रचना में दोहा एक विशेष पद्धति है। दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं। पद्य रचना में, पद्य यानी कविता रचना में, काव्य रचना में, पद्य कहते हैं कविता को, काव्य को, पोएम्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पद्य। पद्य रचना यानी कविता की रचना में, पद्य की रचना में दोहा एक बहुत प्रभावशाली विशेष पद्धति है और वो बहुत प्रभावशाली यानी इफेक्टिव है। उसमें जो नीति मूल्य होते हैं उसका समाज पर बहुत अच्छा परिणाम होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे विषय प्रवेश। पेज नंबर 58 देखिए बच्चों। विषय प्रवेश में बताया गया है नैतिक गुणों के विकास द्वारा ही हम अच्छे बुरे, सही गलत में भेद कर सकते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिक मॉरल वैल्यूज हो तो ही हम अच्छे बुरे, सही गलत में फर्क यानी डिफरेंस मालूम कर सकते हैं।
इसलिए इस पाठ में कुछ नैतिक मूल्यों से भरे दोहे दिए हैं, उन्हें पढ़कर हम उसका आनंद लेंगे और नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर कवि का जीवन काल दिया है। प्रथम कवि है, कवि रहीम है। कवि का नाम क्या है? रहीम। और जीवन काल है 1556 से लेकर 1626 तक, यानी जीवन काल, यानी ये पैदा हुए 1556 में और इनकी मृत्यु हुई 1626 में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यानी इन्होंने जो जो काव्य रचनाएं की हैं उनके नाम हैं रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ, इनकी रचनाओं के नाम है। फिर एक बार देखिए, रहीम जी की रचनाएं के नाम क्या है? रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ। और इनकी रचनाओं की विशेषता यानी स्पेशलिटी क्या है? इनकी रचनाएं संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। रहीम जो है फारसी के विद्वान थे। अकबर के मित्र, प्रधान सेनापति व मंत्री थे। अकबर राजा है ना, मुगल एम्परर, सम्राट अकबर। ओके, सो ये जो मुगल राजा अकबर है उसके ये मित्र थे और प्रधान सेनापति थे सेना के, और मंत्री भी थे। ओके, अब इनके दोहों को पढ़कर हम समझेंगे कि क्या नीति है, क्या मॉरल है इनके दोहों में। ठीक है, आप आपका क्लासवर्क खोलिए, मैं दोहों को बोर्ड के ऊपर लिखूंगी और फिर उसके शब्दार्थ दूंगी, फिर उसका भाव समझाऊंगी। ठीक है ना। आपका क्लासवर्क खोलिए। खोलिए क्लासवर्क। अभी दोहा मेरे साथ इस तरह लिखिए क्लासवर्क में। पहले लेसन 10 नीति के दोहे रहीम और बिहारी इस तरह लिखकर फिर नीचे लिखना शुरू कीजिए। दोहा देखिए इस तरह है। कही रहीम संपत्ति सहे, कही रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरित, बनत बहुत बहुरित, विपत्ति कसौटी जो कसे, विपत्ति, ओके, विपत्ति कसौटी जो कसे, तेई साचे मीत, तेई साचे मीत। देखिए दोहा क्या है? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जो करे, कसे तेई साचे मीत। यानी कही का अर्थ है, यहाँ पर शब्दार्थ लिखिए। मुझे यहाँ पर जगह नहीं है बच्चों, मैं बाजू में लिखूंगी, आप लोग इसके नीचे ही लिखिए शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ इस तरह लिखिए। शब्दार्थ
कही यानी टू टेल। कही, कही का अर्थ क्या है? टू टेल। मीट यानी फ्रेंड। मीट का अर्थ क्या है? मीट। मीट का अर्थ है फ्रेंड। सगे यानी ब्लड रिलेटिव्स। सगे, ब्लड रिलेटिव्स। संपत्ति वेल्थ। संपत्ति वेल्थ। फिफ्थ है बनत टू मेक। बनत टू मेक। और विपत्ति ट्रबल। विपत्ति ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। ओके, देखिए फिर एक बार पढ़ रही हूँ। कही तहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जो कसे, तेई साचे मीत। शब्दार्थ है कही यानी टू टेल, मीत फ्रेंड, सगे ब्लड रिलेटिव्स, संपत्ति वेल्थ, बनत टू मेक, विपत्ति ट्रबल। पहले मैं आपको भाव समझाऊंगी, फिर आपको लिखने के लिए समय दूंगी बच्चों, ठीक है? देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जब कोई धनवान बनता है वह बहुत खुश और सुखी होता है। सब लोग उसका आदर करते हैं, सब उसके मित्र बंधु बन जाते हैं। जब वह निर्धन होता है तो वह बहुत दुखी होता है, कोई उसका परवाह नहीं करता, अपने सगे संबंधी भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो विपत्ति के समय हमारे साथ रहते हैं वे ही सच्चे मित्र हैं। ठीक है ना बच्चों? इन दोनों का अर्थ है जब व्यक्ति धनवान बन जाता है सभी लोग उसकी आदर सत्कार करते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं, और जब वही व्यक्ति निर्धन हो जाता है, दुखी हो जाता है, कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई उसके बारे में नहीं पूछता, कोई उसका मित्र नहीं रहता। इसीलिए अपने सगे संबंधी रिलेटिव्स भी पराये हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं, जो विपत्ति यानी संकट में हमारा साथ दे, हमारी मदद करे, वही सच्चा मित्र है। ठीक है बच्चों? अभी इन दोहों को और इन शब्दार्थों को लिखिए, समय दे रही हूँ, फिर हम शेष पंक्तियों का भाव पढ़कर जाएंगे।
हो गया बच्चों। हम नेक्स्ट पंक्तियां का भाव समझेंगे। देखिए नेक्स्ट पंक्तियां लिखिए। रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए। बिन पानी सब सुन। बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरई। पानी गए न उबरई। मोती मानुष चुन। मोती मानुष चुन। ओके, अभी इसके शब्दार्थ लिखिए। यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में इधर कंटिन्यू करेंगे शब्दार्थ। पानी यानी जल। पानी का अर्थ है जल, वाटर। पानी का अर्थ है रेस्पेक्ट। पानी का देखिए इस दोहे में पानी का अलग अलग अर्थ है बच्चों। फर्स्ट पानी का अर्थ है वाटर, फिर पानी का अर्थ है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट और थर्ड बार के पानी का अर्थ है ग्लिटरनेस, उजाला। पानी ग्लिटरनेस, ग्लिटरनेस यानी कि उजाला। और फोर्थ वर्ड है उबरई यानी अपलिफ्ट। उबरई, उबरई का अर्थ है अपलिफ्ट। बिनु का अर्थ है विदाउट। बिनु, बिनु का अर्थ है विदाउट। सुन का अर्थ है सुन यानी वेस्ट। सून नॉट सुन, सून का अर्थ है वेस्ट, वेस्ट। मोती का अर्थ है पर्ल। मोती का अर्थ है पर्ल। मानुष का अर्थ है मैन। मानुष, मानुष का अर्थ है मैन। और चून का अर्थ है लाइम, चूना। चून का अर्थ है चून का अर्थ है चूना, लाइम। देखिए फिर से
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसका भाव है बच्चों, रहीम ने यहाँ पानी शब्द को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया है। पहला पानी का अर्थ है कांति यानी ग्लिटरनेस, ब्राइटनेस, उजाला। दूसरा पानी का अर्थ है इज्जत, रेस्पेक्ट। और तीसरा पानी का अर्थ है जल, वाटर। वे बताते हैं कि मोती के लिए कांति यानी चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और छूने के लिए जल की आवश्यकता है। चमक न होने पर मोती, इज्जत न रहने पर मनुष्य और जल के सूख जाने पर छूना बेकार हो जाता है। पानी के बिना ये 3 व्यर्थ है, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। सच कहा है ना बच्चों? अगर मोती में चमक न हो तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। मनुष्य को इज्जत, रिस्पेक्ट न हो, उसका जीवन व्यर्थ है। और चूने में पानी न मिलाया जाए तो चूना बेस्ट है। यानी पानी के बगैर इन तीनों को कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए इस पानी की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे रहीम जी ने कहा है। ठीक है ना बच्चों? अब इन दोहों के पंक्तियों को लिखिए और उसके नीचे इन शब्दार्थों को लिखिए, फिर हम अगले भाग की चर्चा करेंगे। बच्चों लिखना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों आज हम यही रुकेंगे। इस नीति दोहे के शेष भाग का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। बच्चों आज का अपना साक्षी इस तरह लिखिए। साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज। और क्लास लिखिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज बच्चों यहाँ पर। और क्लास लिखिए 10th क्लास। और HW लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर पेरेंट्स साइन और टीचर साइन लिखिए बच्चों। ओके, पेरेंट्स साइन लेना मत भूलिए बच्चों। जो क्लास वर्क में हम लोगों ने लिखा है उसी को आपको होमवर्क में कॉपी करना है। और जो स्कूल का मेल आईडी आपको दिया गया है उस मेल आईडी को भेज दीजिए बच्चों अपना होमवर्क, और समय में भेजिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। फिर हम अगले सेशन में इस पाठ के शेष भाग का चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।